ओके जी, आवाज़ आ रही है मेरी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम जो है वो कर रहे हैं। आवाज़ आ रही है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अच्छा, अब आ रही है आवाज़? हाँ ठीक। चलिए, आई थिंक एवरीथिंग इज वर्किंग। हाँ, वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहा था। लास्ट क्लास में काइनेमैटिक्स एंड कैलकुलस कर लिया था। सही है, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उसकी सारी एप्लीकेशंस वगैरह देख ली थी। सही है। अब फोर्सेस का चैप्टर है। सही, फोर्सेस के चैप्टर को मैंने तीन हिस्सों में तोड़ दिया है। फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम है, फिर फोर्सेस एंड रिजल्टेंट्स है, और फिर उसके बाद जो है वो फोर्सेस एंड प्लेन्स है। सही है। सारे एक ही उससे रिलेटेड हैं, उसमें मैं एक ही जैसी बातें कर रहा हूँ, बस ये है कि कॉन्टेक्स्ट बार बार चेंज होता रहेगा। तो मेरा एसी चल रहा है तुम्हारा? ओके। सही है। पहली टाइप ऑफ फोर्स जो है वो क्या है? वेट लिखी हुई है। वेट कैलकुलेट होता है mg। हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, इससे फिर बहुत ठंड लगती है फिर सीधा मेरे मुंह पे आता है। सही है। ग्रेविटी को हमेशा 10 लेना है। सही है। तो मास को जब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मास शुड बी इन केजीज, जब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट की फोर्स बन जाएगी। सही है। वेट की फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स होती है। ये एक प्लेन पे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने प्लेन पे रखा हुआ है तो उसका जो मास होगा वो यूं वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही होता है हमेशा। सही है। फिर उसको रिजॉल्व किया जाता है। विल टॉक अबाउट रेजोल्यूशन। नहीं, ग्रेविटी m1 में हमेशा 10 लेते हैं। सही है। रिएक्शन फोर्स क्या होती है? रिएक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। तो ये कब एक्टिव होती है? जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर हो। सही है। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो रिएक्शन इस तरह आ जाएगा। अगर इंक्लाइंड है तो रिएक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, फिर से इस तरह आ जाएगा। रिएक्शन आर लिखते हैं रिएक्शन। सही है। वेट वगैरह मैं अभी नहीं बना रहा, वेट जाहिर सी बात है यूं करके बनेगा। सही है। वर्टिकली डाउनवर्ड्स रिएक्शन यूं बनेगा। आगे जाके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें रिंग्स और रॉड्स हैं। सही है। यूं वर्टिकली एक रॉड लगी हुई है, उसके अराउंड जो है वो एक रिंग स्लाइड हुआ हुआ है। तो इसका जो रिएक्शन फोर्स निकलेगा वो वर्टिकली निकलेगा, यानी यूं करके। सही है। तो यू कैन हैव रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तब एक्टिव होती है जब कोई चीज इन कांटेक्ट विद द सरफेस हो। सही है। फिर टेंशन। टेंशन इज अ टेंशन जो होती है वो फोर्स होती है स्ट्रिंग्स के अंदर या रॉड्स के अंदर। टेंशन की एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि टेंशन जो होती है जब भी ड्रॉ करेंगे आप तो उसको इस तरह ड्रॉ किया जाता है, दो एरोस के साथ। यानी टेंशन जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। कैसे डिटरमिन करते हैं कि उसकी सही डायरेक्शन क्या है? हम कहते हैं टेंशन ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन। सही है। टेंशन ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट से आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर रहे हैं उस पॉइंट से दूर पॉइंट कर रही होती है टेंशन हमेशा।
सही। अब ये बात बार बार थोड़ी सी बॉदर भी करेगी कि सर क्यों टेंशन की डायरेक्शन चेंज करें, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। फिर मैं आपको बस वक्त बता दिया करूंगा कि देखो पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन ये है। एक बात जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज शायद आप लोगों के पास नहीं की जाती, वो ये नहीं की जाती कि जब भी आप फोर्सेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रही होती हैं। सही है। अगर एक पूरा डायग्राम बना हुआ है जिसमें बहुत सारी फोर्सेस हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर फोर्स जो है वो इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रही है। बहुत मतलब फोर्सेस का पूरा अगर डायग्राम बना हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट पर हर फोर्स मौजूद हो। सही है। अभी आपको नजर आएगा दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, चाहे वो आपस में कनेक्टेड भी हों। सही है। तो यहाँ पे अगर कोई फोर्स एक्ट करिए तो उसको इस डायग्राम में इंक्लूड नहीं करोगे, ये होगा अभी भी। हाँ, अभी तुम्हें लग रहा है कि सर बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, बट मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। सही है। तो टेंशन ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन। जल्दी से लिखो कासिम। फॉर्मूला क्या लिखा है? एम जी। वेट इज एम जी। सही, आगे बढ़े। तुम्हें अब तक ठंड लग रही है, तुम्हें देख के मुझे गर्मी लग रही है। हाँ ठंड है। वैसे सुबह थी हल्की सी, बट इस वक्त क्लास के अंदर तो मुझे शदीद गर्मी महसूस हो रही है। चलें आगे। जब भी फोर्सेस होंगी और हमें उनको रिजॉल्व करना होगा तो हम उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। सही है। अगर प्लेन इंक्लाइंड है तो प्लेन की डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात हो रही है। सही। हॉरिजॉन्टल उसमें फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हो जाता है साइन थीटा, एंगल के सामने वाला साइन थीटा और एंगल के साथ वाला कॉस थीटा हो जाता है। सही है। हर फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट। सही है। तो ये तो सिंपल सी बात है। यूजिंग द डायग्राम फाइंड द कंपोनेंट्स, तो ये बन जाएंगे 6 cos 20 और 6 sin 20। सही है। क्या हो गई, तुमने पड़ोसी को किताब क्यों दे दी है? इसलिए क्या बात, लिखते जाओगी साथ साथ। सही है। जब भी आप कैलकुलेट कर रहे होंगे फाइनल आंसर जो देना है वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना है। जल्दी से आओ, आगे कुछ बात नहीं। और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो ओके। सिंपल बात है सो फार। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। सही है। तो यानी जो लेफ्ट वाली फोर्सेस हैं वो राइट वाली फोर्सेस को बैलेंस कर रही हैं, और जो अप वाली फोर्सेस हैं वो डाउन वाली फोर्सेस को बैलेंस कर रही हैं। ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। सही है। अब कुछ, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे सीखा होता है कि वो रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, मैं अभी उसको नहीं लेकर आऊँगा बीच में क्योंकि वो और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अभी मैं न्यूटन्स लॉज नहीं पढ़ा रहा। सही है। मुझे F = ma लगाने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है कि आप इक्वल्स टू डाउन एंड लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। सही, अब इसमें पहले मुझे फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात अली कि मैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन है जो सेंटर में है, यहाँ से मैं चीज़ों को रिजॉल्व कर रहा हूँ। सही है, पहले मैंने रिजॉल्व कर लिया बी साइन 35, बी कॉस 35, और ये वाला हो गया ए कॉस 15, ए साइन 15। सही है, उसने कहा मास ऑफ 10 kgs, तो ये 10 ग्राम्स नहीं लिखा हुआ, 10 kg है, 10 × g लिखा हुआ है, तो ये फोर्स जो हो जाएगी वो 100 न्यूटन्स की फोर्स है, mg करके। सही है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 लगाओगे, ये 10 ग्राम्स नहीं लिखा हुआ, ये एग्जाम में भी ख्याल रखना है आपने। ग्रेविटी लिखी हुई है, 10 g का मतलब ग्रेविटी लिखी हुई है। सही है, तो लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, ए कॉस 15, बी कॉस 35, अप ए साइन 15 प्लस बी साइन 35 इक्वल्स टू 100। सही, अब अली ये साइमल्टेनियस सॉल्व होना है। तुम चाहो तो सारों को डेसिमल्स में पहले कन्वर्ट कर लो, फिर जिस तरह तुम्हें साइमल्टेनियस सॉल्व करना है तुम साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि एग्जैक्ट आंसर्स लाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है वो कैलकुलेशन सही से करें। सही है, मैंने कहा यहाँ से मैंने बी को जो है वो सब्जेक्ट बना लिया, और मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा बी जो है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। अच्छा, ये एग्जाम में डायरेक्ट साइमल्टेनियस सॉल्व कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते, वर्किंग दिखाना ज़रूरी होती है इन क्वेश्चन। सही है, अब मैं अगर, सॉरी यहाँ पे ए था ना। सही है, यहाँ से अगर मैं अब ए कॉमन ले लूँ, तो क्या सबको ये समझ आता है कि ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय साइन 15 प्लस कॉस 15 साइन 35। क्या ये स्टेप सबको समझ आता है कि मैंने ए को कॉमन लिया और बाकी सारा जो रिमेनिंग था उसको मैं यहाँ पे नीचे डिवाइड में लेकर आ गया। सही है, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट द मोस्ट प्रिसाइज पॉसिबल आंसर। सही, अब कासिम इसको मैं एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिख लूँगा, कैलकुलेटर फ्रैक्शन तो लिख ही लेता है। सही है, तो मैंने एज इट इज़ कैलकुलेटर पे टाइप करना शुरू किया। कैलकुलेटर जो होना चाहिए वो रेडियंस में होना चाहिए, तो डिग्रीज में होना चाहिए, मेरा रेडियंस में है। पहले इसको चेंज कर लूँ। 106.93, तो 107 फाइनल आंसर होना चाहिए। बी जब निकालोगे, सही है, 126 हो जाएगा, 1.1 क्यों लिख रहा हूँ। ओके, 126 न्यूटन। तो एग्जैक्ट ला के दिखाना ज़रूरी है। सही, वरना राउंडिंग ऑफ एरर्स होंगे, अगर हर पॉइंट पे राउंड ऑफ कर दिया आपने तो 107 की जगह कुछ और हो जाएगा। सही है, ये जैसे ये 126.1 आ रहा था, आपका कुछ और आ जाएगा, 0.4 बन जाए या 0.5 बन जाए, तो गड़बड़ हो सकती है। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें मार्क्स लूज नहीं करने, ऐसे ही एग्जाम में भी तुम्हें नजर आएंगे। सही है, आपने अगला वाला खुद करके दिखाना है।
ओके, यहाँ पे आ जाएगा 40, अप इक्वल्स टू डाउन, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। Up is T1 cos 52, T2 cos 46, down is 40, left is T1 sin 52 and T2 sin 40. यहाँ 46 लिखा है, तो T1 sin 52, T2। क्या हुआ, तुमने कैलकुलेटर भी बेच दिया क्या आईपैड के साथ? फिर आराम फरमा रहा है अभी घर पे, है ना? पहले भी आराम फरमा रहा था कि काम कर रहे थे तुम उसके साथ? सही बात है कासिम साहब, वी बिलीव यू। कितना आ रहा है T1? डिग्रीज मैंने भी एंगल। क्या 32 आ रहा है तुम्हारा, T1 या T2? मेरा भी, मेरा मेरा 29.1 नहीं आ रहा। कैलकुलेशन तुमने 48 तो नहीं किए हुए? 31.8 ना? तुम अपने नंबर्स चेक करो, नंबर्स कुछ गड़बड़ है। पर देखें, मेथड मुझे करके दिखाने, तो मैंने आपको इतना करके दिखाया और फिर मैंने कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअली तो आंसर एग्ज़ाम में चेक कर लेना है, आपका कैलकुलेटर साइमल्टेनियस करता है ना, तो तुम्हें आंसर सही लिखना है। मेथड तुम दिखा दो नीचे, तो मेरे को एक आध नंबर तुमने ऊपर नीचे भी किया होगा,
ज़्यादा आइडिया है कि तुम ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, बेसिकली इसको इधर लाना पड़ेगा और कैलकुलेटर में ए बी और सी जो तुम लिखते हो कोफिशिएंट जो लिखोगे वो इधर ला के लिखने पड़ेंगे। सही है, इधर लाओ, दिखाओ, इरेज नहीं करना। हाँ वो तो तुम लोग वही कर देते हो ऑन द तो पता ही नहीं चलता। 40 डिवाइडेड बाय, तुमने पहले साइन 52 क्यों लिखा है, कॉस 52 नहीं है ये, इसमें तो कॉस 52 है, वो देखो। तुम्हारे में साइन आ रहा है क्या? तुमने ये गलत बनाए, तुमने ये गलत बनाए। एंगल के साथ वाला कॉस होता है और एंगल के सामने वाला साइन होता है, तुमने वर्टिकल को साइन ले लिया और हॉरिजॉन्टल को कॉस ले लिया, ऐसे किया ना। ये मैं इसीलिए जब मैंने रिजॉल्व किया तो मैंने क्या कहा, एंगल के सामने वाला साइन है। अब एंगल जो तुम ले रहे हो देखो, अब ये अगर तुम्हें ये तो तुम्हें कॉन्शियसली करना पड़ेगा। टिपिकली एंगल जो होता है ना वो ये वाला दिया हुआ होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ दिया होता है, ये वाला वर्टिकल एक्सिस के साथ दिया हुआ है, तो आपने ख्याल रखना है। सही है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन सिंपल होता है, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो रही होती हैं, तो आपने इनका ख्याल रखना, आंसर गलत नहीं आना चाहिए। अब जो तुमने गलती की है ना, उसमें अगर 4 मार्क का सवाल है तो सीधा 0 मिलेगा, तो तुम्हारा रिजॉल्व भी गलत हुआ हुआ है, तो कोई इक्वेशन भी सही नहीं हो सकती। सही है, बताते हैं, मैंने लिखा हुआ है। इसीलिए तुम लोगों ने रट्टा लगाया है। नहीं, एंगल के सामने, और ये बार बार होगा कासिम, एंगल के सामने साइन होता है और एंगल के एडजेसेंट कॉस होता है, तो अब बदल लें रट्टा अपना। डिफरेंस M1 और फिजिक्स में यही आ रहा होता है कि भाई ये जब मैथमेटिकल होना शुरू होता है, तो मैं सिर्फ आपको फिजिक्स की बातें नहीं बता रहा, मैं वैसे तो हार्डकोर मैथ की बातें बताऊंगा सारी। सही है, अक्सर अभी आगे जाके होगा जब पुलिस वाले और वो सब क्वेश्चन आएंगे न्यूटन्स लॉज के, उसके पीछे मैं फिजिक्स आपको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको मैथ बता रहा हूँ कि सामने मैथ क्या क्या हो रही है। सही है, अलग है ना। अब ये देखें, कोई मुझे बता सकता है इसमें डिफरेंट क्या है? एंगल अननोन छोड़ा है, तो है तो बात वही अभी भी कासिम, लेकिन एंगल को ढूंढने में साइमल्टेनियस का जो सोल्यूशन बनेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। फिर से ये देखो कि जब रिजॉल्व होगा तो सामने वाला 8 sin 35 और ये 8 cos 35। सही है, इसी तरह सामने वाला x sin थीटा और एडजेसेंट वाला x cos थीटा, तो आप इक्वल्स टू डाउन एंड लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। अप 15 न्यूटन की फोर्स अप है, डाउन में जो है वो आपके पास दो हैं, 8 cos 35 और x cos थीटा। सही है, लेफ्ट में आपके पास 8 sin 35 एंड x sin थीटा। सही है, अब सवाल ये है, अली किसको सब्जेक्ट बनाओ, एक्स को या थीटा को? एक्स को बनाना चाहिए, थीटा को बनाने में इन्वर्स लेना पड़ेगा, इन्वर्स में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे, तो एक्स को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। यहाँ पे बना हुआ है तो मैंने इसको ऐसे ले लिया। सही है, तो ये बना 15 = 8 cos 35 प्लस एक्स, एक्स जो है वो 8 sin 35 ओवर साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा। सही है, तो पहले तो ये 15 - 8 cos 35 हो गया, 8 sin 35 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा क्या होता है? टैन थीटा नहीं होता, कॉट थीटा होता है, 1/tan थीटा होता है, तो क्या ये बन सकता है 8 sin 35 ओवर tan थीटा? सही है कासिम, सही है। अब कंफ्यूजन हो रही है तो मैं दोनों साइड पर रेसिप्रोकल भी लेके दिखा सकता हूँ, बट सिंस यू आर डूइंग P3 तो आपको ये आइडेंटिटीज इतनी तो हैंडल करना आनी चाहिए। सही है, अब मैंने इसको अभी भी ऐसे ही रखा हुआ है, मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहा, वाई बिकॉज आई वांट अ मोर प्रिसाइज आंसर। मैंने कहा tan थीटा जो बन जाएगा वो बन जाएगा 8 sin 35 ओवर 15 - 8 cos 35।
ओके, और फिर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ कितना बन रहा है 28 और फिर x में लगा दो। अब ये क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, क्यों? क्योंकि इसमें वर्किंग काफ़ी सारी है। तो सिंपल क्वेश्चंस के भी बहुत सारे मार्क्स होते हैं। अभी मैं November 24 का वेरिएंट सॉल्व कर रहा था, एक वेरिएंट 4-1, वेरी सिंपल पेपर। द थ्रेशोल्ड इज 38, 50। हाँ, मैंने अपनी क्लास के साथ सॉल्व किया, मतलब सामने 5-6 बच्चे बैठे हुए थे, बट ऑल दे आल्सो फाउंड इट वेरी इजी, नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन दैट वे, सरप्राइजिंगली। सिली मिस्टेक्स का चांस ज़्यादा था उसमें, बट क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, और रिपीट था। एक 22 का मोमेंटम का क्वेश्चन 24 में रिपीट हो गया। नहीं वो मैंने बच्चों से साथ साथ सॉल्व कराया है। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि मैं भी किसी क्वेश्चन पे रुका नहीं, वरना मुश्किल होता है पेपर, तो मुझे रुक के सोचना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ, सही है, कहीं ना कहीं एक आध सवाल होता है जिसमें मुझे रुकना पड़ता है, और इसमें मैं नहीं रुका, सरप्राइजिंगली थ्रेशोल्ड इज वेरी लो। मैं भी 4-2 नहीं किया मैंने। हो सकता है, हो सकता है। अब बस दुआ करो कोई कैंसिल ना हो जाए। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि 4 साल हो गए और इसी तरह रगड़े। नेट डाउन हो जाए। हाँ, ये 9.6 पे सही। कोई फायदा नहीं है। दुआ करेगा। तुम्हें पकड़े जाता। तुम्हारे तुम्हारा वो सेंटर स्कूल के हिसाब से मैरी टाइम बना था, मैरी टाइम बना था, मैरी टाइम स्कूल कैसी है? हाँ, चलें। लैमीज थ्योरम, सही है। लैमीज थ्योरम एक लैमीज थ्योरम जो है वो, इसमें एक थ्योरम है जो ऑप्शनल होता है, ये नहीं कि आपने जो है वो हर केस में लैमीज थ्योरम लगाना है, इस पे रिस्ट्रिक्शन भी होती है। और हो गया, हो गया, एक मिनट। ओके, लैमीज थ्योरम आपसे क्या कहता है कि दिस ओनली अप्लाइज विथ 3 फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। अगर 3 से ज़्यादा फोर्सेस हों तो लैमीज थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ 3 फोर्सेस हों तो फिर लैमीज थ्योरम जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। सही है। लैमीज थ्योरम इज जस्ट अ सिंपल वे ऑफ हैंडलिंग दीज इक्वेशंस। या आपने साइमल्टेनियस बनाई, आपकी सिली मिस्टेक हो रही है। अब लैमीज थ्योरम में यहाँ पे क्या दिखाता हूँ, ये कहता है पार्टिकल ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स, इफ दीज स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 एंड 40 टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये नजर आ रहा है लैमीज थ्योरम किसको रिजेंबल करता है? साइन रूल को रिजेंबल कर रहा है, सही है। तो ये एक्चुअली डिराइव वहीं से हुआ है कि इफ आई ड्रॉ दीज फोर्सेस इन अ ट्रायंगल दे आर गोइंग टू क्रिएट इक्विलिब्रियम। सही है, लेकिन लैमीज थ्योरम आपसे क्या कहता है कि आप क्या करें, आप फोर्स लें, सही,
and write the angle behind it. What is the angle behind the 10 न्यूटन फोर्स? बिहाइंड द फोर्स का मतलब है ये वाला एंगल। ये 10 न्यूटन की फोर्स है, इसके पीछे जो एंगल है वो क्या है, कितना बताओगे मुझे? 110। तो यहाँ पे लिख दोगे तुम साइन 110। सही है। इसी तरह टी वन की फोर्स मैंने लिख दी, इसके पीछे एंगल कितना है? इसके पीछे एंगल, इसके पीछे ये एंगल है। बेसिकली बाकी दो फोर्सेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 40 प्लस, सिंपल से 90 ऐड करो ना भाई। भाई ये 40 प्लस 90 तो साइन 130। इसी तरह T2 के पीछे कितना एंगल है? 120। सही है, बाकी दो फोर्सेस के बीच में। अब आसान कैसे है, वो साइमल्टेनियस नहीं बनी, सब सब्सटीट्यूशन नहीं करनी पड़ी, पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये तो आसान सोल्यूशन है। 10 साइन 130 डिवाइडेड बाय साइन 110 इक्वल्स टू T1 हो गया। भाई असाइन मैंने कहा कि लैमीज थ्योरम अप्लाई करता है ओनली व्हेन थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। भाई और लैमीज थ्योरम लुक्स लाइक साइन रूल। उसको अप्लाई कैसे करना होता है? हम जो भी फोर्स न्यूमरेटर में ले रहे हैं उसके पीछे वाला एंगल, उसके पीछे एंगल का मतलब है कि बाकी दो फोर्सेस के बीच में क्या एंगल बन रहा है। सही है। तो 10 न्यूटन्स, तो T1 और T2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 110। इसी तरह जब मैंने T1 ली तो बाकी दो फोर्सेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 40 प्लस 90 130 बन रहा है। और फिर मैं बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहा हूँ। सुना नहीं होगा, 12 बताना। असैन तुमने सुना या नहीं सुना? मैं दोबारा बताऊं? फैमिली थ्योरम। हाँ क्या, दोबारा बताऊं? ओके। अजैन मैंने कहा कि लैमीज थ्योरम जो है वो सिर्फ तब अप्लाई होता है जब तीन फोर्सेस होती हैं इक्विलिब्रियम में। सही है। अब इक्विलिब्रियम में तीन फोर्सेस हैं, तो ये साइन रूल जैसा होता है। इसमें क्या लग रहा होता है कि देखो जो 10 न्यूटन की फोर्स है, अब मैं कह रहा हूँ कि द एंगल बिहाइंड इट। एंगल बिहाइंड इट का मतलब क्या है कि बाकी दो फोर्सेस के बीच में क्या एंगल लग रहा है। तो ये 10 न्यूटन की फोर्स है, बाकी दो फोर्सेस के बीच में 110 का एंगल है। इसी तरह जब तुमने न्यूमरेटर में T1 लिखा तो बाकी दो फोर्सेस के बीच में क्या एंगल बन रहा है? 130 बन रहा है। इसी तरह जब T2 लिखा तो बाकी दो फोर्सेस के बीच में क्या एंगल बन रहा है? 120 बन रहा है। ओके, देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। T1 इज व्हाट अली? नंबर निकालें। 8.15 और 9.22। सही है न्यूटन्स। बट बी अवेयर कि ये सिर्फ तीन फोर्सेस हों इक्विलिब्रियम में हों तभी अप्लाई होता है, इसके अलावा अप्लाई नहीं होता। सही है। नहीं लगा निकाल। ओनली फॉर थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। लैमीज थ्योरम, और लैमीज थ्योरम इज जस्ट एन ऑल्टरनेट। आप चाहते इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते ही हो जाता सॉल्व। विल टॉक अबाउट इट, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम अभी बात करेंगे हम। सही है। Lami's theorem will often be stated as an alternate solution in the marking scheme. प्राइमरी सोल्यूशन बहुत कम ही होता है, वही अल्टरनेट सोल्यूशन होता है। ये एक इंटरेस्टिंग पास पेपर का सवाल है जो मुझे आपको दिखाना है। अब आप देखते ही मुझे कहेंगे सर थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम लगा दें, है ना? लगा दें, कोई मसला नहीं, मैंने मना नहीं किया। लग सकता है नहीं, थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम है, लग तो सकता है ना। अब एंगल जो है ना वो मिसिंग है, वो साइन 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना?
ऐसे ही हो जाएगा ना। और दूसरा जो हो जाएगा, जब तुम 12 न्यूटन की फोर्स लोगे तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। होते तो दो ही अननोन है, पिछले क्वेश्चन में भी दो, लेकिन दोनों फोर्सेस अननोन थी। सही है, यहाँ पे एक एंगल अननोन है, तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि ये वाला एंगल एफ के पीछे कितना एंगल है? 90 प्लस अल्फा, बाकी दो फोर्सेस के बीच में। सही है। तो ये जो प्लस अल्फा और माइनस अल्फा वाली चीज़ें हैं ना, ये मुझे बॉदर करना स्टार्ट करेंगी। Now, this question is actually very simple. It is a 4 mark question, but I can solve it in 2 lines for you. सही है। उसमें बात क्या है, ये द कैच ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस डॉटेड लाइन। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये जो मेरी एक्सिस है ये टिल्ट हुई हुई है? तो अगर इसको रिजॉल्व करना है तो ऐसे ही रिजॉल्व कर लो। तो कासिम, ये मेरा अप हो गया, ये मेरा डाउन हो गया। डाउन कितना बन रहा है? 15 साइन अल्फा बन रहा है। तो अप इक्वल्स टू डाउन करोगे तो 12 इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा आ जाएगा, और कोई तो डाउन फोर्स है नहीं, है ना। तो 12/15 साइन अल्फा 28 पॉइंट, अच्छा वो दूसरा वाला बना है 15 53.1। तो देखो, 2 लाइन सोल्यूशन था एल अल्फा के लिए। और वो वाला तो और भी ज़्यादा सिंपल है। ये ये तुम्हारा राइट हो जाएगा और ये तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, 15 कॉस 53.1 इक्वल्स टू 9.00। तो 9 ही ले लेते हैं बस। 9.01, सॉरी 006 है ना, 9। सही, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब देखें क्वेश्चन कितना सिंपल है। हाँ, तो ये नोटिस करनी है भाई, सटल हिंट थी क्वेश्चन में, ये जो डॉटेड लाइन थी मेरे लिए हिंट थी। अब अगर इस डॉटेड लाइन को मैं कंसिडर ना करूँ ना, तो ये देखो क्वेश्चन को नॉर्मल जब रिजॉल्व करने जाते हैं ना, तो कासिम ये कॉम्प्लिकेटेड ही होता जाता है, बढ़ती जाएगी कॉम्प्लिकेशन। सही है। कुछ लोग ये एफ को रिजॉल्व करने जाते हैं, वो कहते हैं सर ये वाला एंगल भी कुछ होगा, इस एंगल को कुछ किसी तरह करके निकालते हैं, फिर इसको रिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द आइडिया इज कि यू डोंट दिस रेजोल्यूशन जब प्लेन में भी होती है, तुम्हें प्लेन्स पे भी पता होगा, तुमने फिजिक्स में थोड़ा बहुत देखा होगा कि प्लेन्स पे भी जब वेट को रिजॉल्व किया जाता है तो इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन रिजॉल्व किया जाता है। भाई ये परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द प्लेन, तो आप ये इमेजिन कर लेंगे भाई ये प्लेन बनी हुई है। सही है, आई कुड इमेजिन दैट दिस इज अ प्लेन, राइट, एंड देन डू द क्वेश्चन। सही, मेकिंग इट इजियर फॉर मी टू कैलकुलेट। सही है। तो इस क्वेश्चन में ये छोटी सी ट्रिक थी, इसलिए मैंने आपको पास्ट पेपर का सवाल दिखाया है। सही है। यूजुअली जो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स के अंदर, जो आपकी आगे वर्कशीट भी अटैच्ड है, उसमें यूजुअली 3 से ज़्यादा फोर्सेस हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही बनना है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं तकरीबन। सही है, करके देखेंगे तो पता चलेगा। सही है, ये अभी मैं टेंशन वाला, चलो वो बाद में कराऊंगा। इसमें कुछ अभी अननोन भी थोड़े से क्वेश्चंस आएंगे। इफ यू स्टार्ट डूइंग द वर्कशीट डोंट फील लॉस्ट कि मैंने पढ़ाया ही नहीं, वो आगे सारी चैप्टर्स में कवर होने वाली बातें। सही है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अच्छा नहीं, यहाँ पे एक बात बतानी है। सही है। A particle of mass 0.3 kgs is attached to one end of a light inextensible string. The other end of the string is attached to a fixed point x. A horizontal force of magnitude F newtons is applied to the particle, which is in equilibrium when the string is at an angle of alpha to the vertical, where tan alpha equals to 8/15. सही। एक तो बात यह है कासिम के तुम्हें जो है वो जाहिर सी बात है तुम रिजॉल्व करोगे इसको। मुझे बताओ इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये वाली फोर्स की डायरेक्शन ऊपर पॉइंट कर रहा है नीचे पॉइंट कर रहा है? क्यों पॉइंट कर रहा है? क्यों? टेंशन है ना। टेंशन ऐसे दोनों तरफ पॉइंट कर सकते हैं। सही है। अब अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन, तो मेरा पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन अभी क्या है कि मैं सबको यहाँ से रिजॉल्व कर रहा हूँ, पी पे से। सही है, पी पे ही 3 न्यूटन की भी फोर्स है, पी पे एफ भी लग रही है, और पी पे ये टेंशन भी इसको ऊपर पुल कर रही है।
तुम अगर एक्स पे से रिजॉल्व करो ना तो टेंशन नीचे फेस करेगी तुम्हारी। सही है, वो बाद में भी सवालों में दिखाऊंगा। अगर मैं ये रिवर्स कर दूं फिर, क्योंकि पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन तुम्हारा ये हो जाएगा। सही है, तो अभी यू आर राइट। सही है, हेड टू टेल लगा रहे हो, सही है। तो देखो, तुम अपना पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन, तुम्हारा जिस तरह की कासिम सोच रहे हैं ना कि मेरा सर स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था और मैं लेफ्ट किया और फिर ऊपर गया। सही है, तो जहाँ से स्टार्ट करोगे और जहाँ पे एंड करोगे पॉइंट टेंशन उस तरफ पॉइंट करेगी। क्या होते हैं फैक्टर? ये देखो, ये टेंशन जो है वो इन दोनों का रिजल्ट है। सही है, तो इसको है टेल ऑफ द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टार्ट पे एंड होना चाहिए। और टेंशन की डायरेक्शन फ्लेक्सिबल है। आई एम टेलिंग यू, इट गोइंग टू फेस द अदर वे एज वेल व्हेन आई सॉल्व इट समटाइम्स। ओके, बट यू हैव टू वेट फॉर इट, वो क्वेश्चन अभी आएगा थोड़े दिन में। सही, ये बिल्डअप है। ये तीन चैप्टर्स थोड़े से ओवरलैप भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको नजर भी आएंगे ओवरलैप होते हैं। चलें, एक बात तो ये हो गई, ये हो जाएगा। इसका नाम एक्स रखा हुआ है तो मैं इसको एक्स ही कह देता हूँ। तो दिस इज एक्स साइन अल्फा एंड एक्स cos अल्फा। द क्वेश्चन इज, डू यू हैव अल्फा? tan अल्फा दिया हुआ है, तो क्या करोगे तुम? सही है। अब अली क्या कर रहा है? अली जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा है और वो कर रहा है, आई वॉन्ट टू मेक योर लाइफ इजियर, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इतनी मेहनत ना करें। आप कैलकुलेटर को कहें tan इनवर्स ऑफ 8/15। सही है, और फिर आप उसको कहते हैं साइन ऑफ आंसर, ये वो एग्जैक्ट देता है। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? 8/17। और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 15/17। सही है, वो मैंने उसी तरह कैलकुलेटर से की, मुझे मैंने और कुछ नहीं किया। मैं कॉस अल्फा भी उसी तरह निकाला। नहीं है, एक तो हो रहा है। सही है, एंड आई वुड encourage यू टू डू इट दिस वे टू गेट प्रिसाइज आंसर। ओके, क्योंकि वो रूट वगैरह में भी आना होगा ना, तो कैलकुलेटर अक्सर रूट में खुद ही दे देगा, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अप इक्वल्स टू डाउन, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। अप x cos alpha, down is 3, so x 15/17, 17/5। चेक करो जरा, क्या लेफ्ट एंड राइट? 3.4, 8/17, 8/5, 1.6। सही, तो 4 मार्क का देखें, आसान सवाल। मुश्किल कहाँ पे होती है? टेंशन का रिजॉल्व सही करने में। सही है, भाई मैं बता रहा हूँ, इजी सवाल भी होते हैं पेपर में। 50 में से मैं ये डेफिनेटली गारंटी कर सकता हूँ कि 20-22 जो होते हैं वो इजी मार्क्स होते हैं, जिसमें वही यही रिपीट हुई हुई चीज़ें आ रही होंगी बार बार। गुड एम कासिम साहब। ये बनेगा और क्या बनेगा? मीडियोक्रिटी जो है ना वो
फॉर्म का नेशनल प्रॉब्लम है, हम एम ही वहाँ करते हैं। अभी चले जाओ, एग्जाम देने की क्या जरूरत। तभी मेरे हाथों है ना। वो तो मुझे पता है, या तो मेरा आईपैड लेके भाग जाएगा। जाहिर सी बात है, तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा ऐसे। चलें, ये हो गया फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। सही है, वर्ड ढूंढेंगे ढूंढेंगे इक्विलिब्रियम का और फिर ये सारा काम करेंगे। सही। कभी कभार जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती फोर्सेस, वो रिजल्टेंट्स क्रिएट कर रही होती हैं। सही है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पहले चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ गौर से सुनिएगा। और फिर जो है वो हम जनरल रिजल्टेंट पे, अब आपने जनरल रिजल्टेंट इस तरह निकालना सीखा है, आप फोर्सेस को माइनस करते हैं। सही है, पेज नंबर 88। लेकिन मैं देखता हूँ शायद हमारी फिजिक्स की क्लास होती है इसके बाद में। हैज रैन टोल्ड यू एनी टाइम? हैज, तो प्रॉब्ली वो सिंक्रोनस ही होगी कोई, तो फिजिक्स के टाइमिंग होंगे उसके आसपास। हाँ, तुम बराबर में जाके पढ़ लिया करो। जीनियस है तुम। ओके, रिजल्टेंट्स ऑफ कोप्लैनर फोर्सेस। सही है, कोप्लैनर होती हैं एक्टिंग इन द सेम प्लेन, ये बात थोड़ी देर बाद हाईलाइट होगी। सही है, आई एम गोइंग टू हाईलाइट दैट लेटर ऑन। सबसे पहला जो है टॉपिक पार्ट यहाँ पे वो है रिजल्टेंट्स ऑफ ओनली टू फोर्सेस। सही है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और मैं आपसे रिजल्टेंट निकालने को कहूँ। अब अली, एक जो तुमने सीखा हुआ होगा वो ये सीखा होगा कि सर फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, ऊपर वाली फोर्स को नीचे वाली फोर्स में से माइनस करते हैं, सो ऑन, और लेफ्ट को राइट में से माइनस करूँ और रिजल्टेंट आ जाएगा। बिल्कुल आ सकता है। व्हाट डू यू सी इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? एक ही एंगल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 15। तुम्हें कैसे पता बराबर बराबर एक्ट कर रही हैं? 30 को डिवाइड करना है तो 12 और 18 में भी हो सकता है, और होना भी चाहिए, एक फोर्स बड़ी है एक फोर्स छोटी है। लेकिन वो एंगल जो बन रहा होगा वो थोड़ा सा बन रहा होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी, ये एंगल इस साइड पे ज़्यादा बन रहा होगा जनरली। क्या रेशियो नहीं, एंगल तो साइड का कभी भी रेशियो नहीं होता। ये कौन सा रूल है मैथ्स का? देखो, तुम इस एंगल को स्प्लिट करना चाह रहे हो ना, तुमने पहले 15-15 में स्प्लिट कर दिया, मैंने कहा 15-15 में नहीं हो सकता, इक्वल नहीं होता। अब सबके रीजंस हैं, क्योंकि मैंने अभी आगे वाली बात तुम्हें नहीं बताई इसलिए मैं रीजन भी नहीं बता रहा। देखो अब यहाँ पे इम्पॉसिबल, टिपिकली तुम यही करते कि तुम्हें एंगल पता होता तो तुम ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व करते और आंसर आ जाता। सही है। अभी मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अ, अभी जो है वो टू फोर्सेस है ना सिर्फ, तो टू फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम क्रिएट अ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। भैया, टू फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम क्रिएट अ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम किस तरह बन रहा होता है? ये उसी तरह बन रहा होता है कासिम, जिस तरह अभी तुम हेड टू टेल रूल इमेजिन कर रहे थे ना। अब तुम्हें मुझे नहीं पता तुमने फिजिक्स में ये देखा है या नहीं देखा, बट दो फोर्सेस अगर किसी पॉइंट पे एक्ट इस तरह कर रही हो तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो यहाँ मिडिल में से निकलता है, और वो क्या बनाता है? वो एक पैरेललोग्राम बना रहा होता है।
सही है, आता है। So it creates a parallelogram of forces. तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक जाएगा, ये दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। सही है, दो फोर्सेस वो वाली हैं, एक 40 न्यूटन वाली और एक 60 न्यूटन वाली है। तो ये रूल होता है कि इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो यहाँ सेंटर से निकलेगा और क्रॉस करके एक पैरेललोग्राम बनाएगा हमेशा। सही है। सो टू फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, टू फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम क्यों लिख दिया भाई मैंने, टू फोर्सेस इन को प्लान इन अ प्लेन होना चाहिए, इन अ प्लेन क्रिएट अ, सही। अब सवाल ये है कि इस रिजल्टेंट को ढूंढना है और इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। भाई इस रिजल्टेंट को ढूंढना है और इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, तो पहले तो इस साइड की लेंथ ढूंढनी है। कासिम ये तो बात समझ आ रही होगी कि सर ये वाली भी 40 न्यूटन की फोर्स है और वो 60 न्यूटन की है, सेम साइड होगी ना। वो एंगल पूरा 30 डिग्रीज था। अब पैरेललोग्राम में 90 कैसे हो सकता है ये, पैरेललोग्राम में 90 कैसे हो सकता है, रेक्टेंगल बन जाएगा। कितना है लेकिन ये अली, दैट्स द क्वेश्चन। व्हाट डू यू नो अबाउट, 180 तो पूरा होता है ना। व्हाट डू यू नो अबाउट एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, एक तो बात ये पता होगी कि ये 30 है तो सामने वाला भी 30 होगा, तो वैसे तो 360 में से सब ट्रैक करके डिवाइड बाई 2 कर सकते हो। लेकिन एडजेसेंट प्रॉपर्टीज, एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री, ये 150 हो जाएगा भाई 180 में से माइनस करके। ये जी जो तुम जी ढूंढ रहे हो ना वो यहाँ पे बन रहा है, बहुत सारे बन रहे होंगे अभी तो, ये भी बन रहा होगा लेकिन ये छोटे एंगल्स के लिए बन रहा है। अगर तुम्हें इस 30 को यूज़ करना है तो ऐसे बन रहा है, ये 30 है और बराबर वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस 30। लेकिन एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये याद होनी चाहिए, ओ लेवल मैथ की प्रॉपर्टीज है। तो अनफॉर्चुनेटली I will tell you, I also thought it the same way when I was your age. Right? With time, I gradually realized that it's not difficult. हम जो है ना वो वर्ड्स में इतना घुमा देते हैं उस टॉपिक को। कॉन्ग्रुएंट का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है, एंड वी कीप सेइंग कॉन्ग्रुएंट एंड कॉन्ग्रुएंट, हम कहते हैं सेम नहीं ढूंढ, सेम ढूंढो भाई, सेम प्रूव करना है। और सेम प्रूव करने के चार तरीके हैं, साइड एंगल साइड कर दो, साइड 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 कर दो, सही है। तो बस ये चार, चार में से कोई एक ढूंढ लो। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि समटाइम्स वी अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट थिंग्स व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग इट टू चिल्ड्रन। पढ़ने का, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं भी ग्रेजुएशन के बाद भी मुझे यही लगता था कि कॉन्ग्रुएंट है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया एंड आई ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कॉन्ग्रुएंट का वर्ड अगर मैं सेम से रिप्लेस कर दूँ ना तो उस चैप्टर को पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और सिमिलर का मतलब साइज डिफरेंट है, शेप सेम है, सिंपल बात याद रखनी है आपने। आप बार बार सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट है करते रहें तो वो टॉपिक्स होता है और फिर वो कहते हैं नहीं वो प्रॉपर्टी लगाओ ऐसे ऐसे, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रोसेस, तरीका है प्रूफ करने का। ये तो तुम यही कहते रहोगे, अब यूट्यूब पे पढ़े ना। चलें रिजल्टेंट निकालने हैं, सही है। ओके, ये रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम कोसाइन रूल लगाएंगे अब। सही है, हम कहेंगे, अगर आपको कोसाइन रूल याद हो तो वो ये होता है, हाँ तो मैंने ये नहीं बताया कि एंगल क्या लूंगा, तो ये बनेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 60 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर माइनस 2 40 60 कॉस ऑफ 150। सही है।
ये टू फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, टू फोर्सेस के रिजल्टेंट्स वाला जो सवाल है ना, बहुत रेयर है, बट इन द रीसेंट पास्ट पेपर्स आई हैव सीन वन। इसलिए मैंने इसको लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली एम्फोसाइज करना शुरू कर दिया है कि भाई आ सकता है। बिल्कुल, आई एग्री। 96.7 न्यूटन। ओके, फिर असल सवाल ये है कि उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। अब उसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे? कोई एक एंगल जो है वो मुझे बताना पड़ेगा कि इस एंगल के हिसाब से क्या बन रहा है। सही है। अच्छा, अब कौन सा वाला एंगल बताऊं, ये मेरी चॉइस है। मुझे ये लगता है कासिम, मैं अगर आपको ये वाला एंगल बता दूं, सही है, तो आई कैन एक्सप्लेन द डायरेक्शन टू यू देन। तो मैं ये वाला एंगल निकालने जाता हूँ। उसके लिए मुझे साइन रूल लगाना पड़ेगा, साइन थीटा ओवर 40। सही है, इसमें साइन रूल और कोसाइन रूल लग रहा होगा। और साइन 150 ओवर आर, विच इज 96.7 ओके। तो ये जो साइन थीटा बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ 40 साइन 150, 11.9। बट ये एंगल को डिस्क्राइब करना भी ज़रूरी है। तो अब देखो मैं डिस्क्राइब कैसे कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ द रिजल्टेंट इज a 96.7 न्यूटन फोर्स acting at an angle of 11.9 degrees anti-clockwise from the 60 Newton force। ये एक्सप्लेनेशन, एक मिनट, ये एक्सप्लेनेशन समझ आई कि मैंने वो एंगल निकाला और मैंने बताया कि इस एंगल को कहाँ पे ऑपरेट करवाओ, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द 60 न्यूटन फोर्स एक्ट करवाओ, तब रिजल्टेंट पे पहुंचोगे। अब कासिम, तुम चाहते तो इसको बताने के बहुत सारे तरीके थे। तुम मुझे क्या कह सकते थे? तुमने बराबर वाला एंगल निकाला, तुमने कहा 18.1 आ रहा है सर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि द रिजल्टेंट इज 96.7 न्यूटन फोर्स acting at an angle of 18.1 degrees clockwise from the 40 न्यूटन फोर्स। तुमने कहा नहीं, मैं बेयरिंग बताना चाहता हूँ जो मैंने ओ लेवल मैथ में सीखी है। तुम बेयरिंग निकाल के बता दो, कोई मसला नहीं है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस नजर आ रही होती तुम्हें, तुम कह देते फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वट एवर द केस में भी। यहाँ पे एक्स एक्सिस में बना नहीं सकता, इसलिए मैंने किया नहीं है। जहाज, जहाज। सही है, आती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आप जिंदगी में मैं कहता ना, मैथ सीखे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने के लिए। आपको दिमाग चलना चाहिए कि भाई अगर ये अननोन है तीन चीज़ें, तो मैं कैसे ढूंढूंगा। मैथ यही सिखाती है। बिल्कुल। आप आपको मैथ मैथ का पर्पस जो है ना, वो किसी एक डोमेन में जाके उसके वो काम आना नहीं होता। मैथ इज अ मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है नहीं आता? देखो, मैं मैथ में बहुत अच्छा था। ये मैं भी जवाब देता हूँ क्या? सही है। बट आज की क्लास हम यहाँ तक रोकेंगे। सही है, और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।